हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति। वेलकम टू डाउटनेट लाइव क्लास। और अब ये चैप्टर पढ़ेंगे आप मेरे साथ, ठीक है। नया चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक बार पिछले चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछला चैप्टर था मैटर और उसकी फॉर्म्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। और इनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनके बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे उनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बहुत कम होंगे और वो एक रिजिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। वेर एज अगर इसको हम थोड़ी आसान भाषा में समझें, अगर रिश्तों के बीच मतलब अगर रिश्ते स्ट्रांग रहेंगे तो उनके बीच जो दूरियां हैं वो कम आएंगी और बॉन्ड बना रहेगा। और गैस के फॉर्म में क्या होता है, जो गैशियस स्टेट ऑफ मैटर है उसमें क्या होता है, जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं ये बहुत ही कमज़ोर होती हैं और कमज़ोर होने के कारण इनके बीच में दूरियां आ जाती हैं। अब दूरियों का क्या मतलब है कि कोई ऑक्सीजन कहीं होगा, नाइट्रोजन कहीं होगा, हाइड्रोजन कहीं होगा। अब इसे वापस से आसान भाषा में अगर समझे कि अगर रिश्ते में मजबूती नहीं है, अगर रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं तो उनके बीच दूरियां आ गई है और रिश्ते की हवा निकल गई है, ठीक है। अब लिक्विड क्या होता है, लिक्विड इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है। उसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती हैं बट गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का भी सेम यही होगा कि सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगी और गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, ठीक है। अब सॉलिड में क्या था, फोर्सेस ऐसे प्रेजेंट थी, गैस में क्या था, अलग प्रेजेंट थे। लिक्विड में क्या होगा, प्रेजेंट होगी भी, मतलब उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी और ज़्यादा वीक भी नहीं होगी, ठीक है। और इसी के बेसिस पे उनकी बाकी अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये पिछला चैप्टर थोड़ा सा रिकैप हमने कर लिया। अब शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब इस चैप्टर में आपने देखा कि एंड में क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट है। अब ये क्वेश्चन मार्क क्यों है, क्योंकि यूजुअली जो चैप्टर्स होते हैं उनका तो प्रॉपर लाइक नाम होता है बट क्वेश्चन मार्क वाला कोई हेडिंग तो आज तक हमने देखी नहीं है। बिकॉज साइंटिस्ट और केमिस्ट जो है उन्हें खुद बहुत साल लग गए थे ये पता लगाने में कि यार ये मैटर जो है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ये प्योर है, इम्प्योर है या मिक्सचर है, ठीक है। तो वही हम आगे देखेंगे। अब प्योर इम्प्योर जैसे शब्द तो हम कम ही यूज करते हैं। जो कॉमन वर्ड्स है किसी चीज को साफ या गंदा बताने के लिए हम ये बोलते हैं कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, इसमें मिलावट है, अरे ये तो गंदा है, ठीक है। तो वो हम सिर्फ फिजिकली देखते हैं, हमने कभी केमिकली उनके बारे में सोचा है कि नहीं सोचा है वो हम आगे देखेंगे, ठीक। तो पहले फिजिकल एस्पेक्ट देखते हैं प्योर और इम्प्योर का। अब मान के चलो मैं चाय पी रही हूँ, ठीक है। मैं कोई किताब उठाने के लिए गई, मैंने मेरी चाय रख दी टेबल पे। अब इतनी देर में मेरी चाय में गिर गई एक कमबख्त मक्खी, ठीक है। मैंने बोला शिट यार मेरी तो चाय खराब हो गई। तो आप में से किसी बच्चे ने बोला कि अरे मैम आपकी चाय क्यों खराब हुई, जब आपकी चाय में ऑलरेडी दूध भी है, पानी भी है, चीनी भी है, चाय पत्ती भी है, अदरक भी और इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं जो बाकी डालते हैं। तो मैंने बोला अरे बच्चे, जो मक्खी है वो एक अनवांटेड सब्सटेंस है, मुझे नहीं चाहिए मेरी चाय में वो मक्खी। उसी अनवांटेड सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी। तो यहां लिखते हैं इम्प्योरिटी, ठीक। अब उसी अनवांटेड सब्सटेंस यानी कि इम्प्योरिटी के कारण मेरी चाय खराब हो गई, प्योर से इम्प्योर हो गई, ठीक। एक इम्प्योर सब्सटेंस डालने के प्रोसीजर को हम कहते हैं अडल्ट्रेशन। यहां लिखते हैं अडल्ट्रेशन। अब ये अडल्ट्रेशन वर्ड हमने नहीं सुना होगा पर अडल्ट्रेशन क्या है ये आप सभी को पता होगा। हमने बहुत सारे मिलावट के स्कैम सुने हैं, जैसे दाल में कंकर मिला देना या जैसे
गेहूं हो गया, चावल हो गए, उनमें कंकड़ वगैरह मिला देना। जो चिली पाउडर है, मिर्ची का पाउडर है, उसमें लोग क्या करते हैं, जो ईट होती है उसे पीस के उसका पाउडर मिला देते हैं, दोनों लाल रंग की होती है, हमें दिखता नहीं है। जो जीरा है उसमें झाड़ू मिला देते हैं। तो ये किसी कॉमन मिलावटें हैं जो काफ़ी होती रहती है। तो इन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पता चल गया हमें कि प्योर इम्प्योर को अगर हमें फिजिकली डिफरेंशिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे। प्योर वो है जिसमें वही सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जो हमें चाहिए, जो वांटेड है। इम्प्योर क्या है, जिनमें वो सब्सटेंसेस है जो हमें नहीं चाहिए, यानी कि अनवांटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर को समझने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे स्वादिष्ट एग्जाम्पल है भेलपूरी। अब भेलपूरी बनाते समय हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। टमाटर होता है, प्याज होती है, नींबू होता है, नमक होता है, कुछ लोग धनिया डालते हैं, आलू डालते हैं, कई तरह के केचप्स डालते हैं। ठीक है, और जब ये सभी सब्सटेंसेस मिल जाते हैं तो बन जाती है हमारी भेलपूरी। बट जो टमाटर है, प्याज है, नींबू है, ये सभी क्या है, ये अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है। अब ऐसा तो नहीं ना टमाटर में आधा टमाटर है, आधा आलू निकल गया या आधा प्याज निकल गया। ठीक है, तो वो पूरा टमाटर ही, वो भी पूरा प्याज है, तो वो अपने आप में क्या है, प्योर है। तो जब हमने इन सभी प्योर को मिलाया एक साथ, तब बन गया हमारा मिक्सचर, यानी कि भेलपूरी। ठीक है, अब भेलपूरी सूखी तो खाएंगे नहीं, उसके साथ कुछ पीने के लिए भी चाहिए हमें। तो हमने सोचा चलो शिकंजी बना लेते हैं, यानी कि लेमनेड। अब लेमनेड बनाते टाइम क्या क्या यूज करते हैं हम, नींबू, पानी तो होता ही है, और चीनी होती है, और जिसको पुदीना पसंद है कुछ लोग पुदीना डालते हैं। अब नींबू, पानी, चीनी, पुदीना, ये अपने आप में क्या है, प्योर है। जब इन्हें हमने साथ में मिलाया तो इन्होंने क्या बनाया, लेमनेड, विच इज अ मिक्सचर। ठीक, तो भेलपूरी किस तरह का मिक्सचर था, ये एग्जाम्पल था एक सॉलिड मिक्सचर का। वेर एज लेमनेड, नींबू पानी, हमारा किस तरह का मिक्सचर था, लिक्विड मिक्सचर। अब आपके आसपास जो हवा प्रेजेंट है वो एग्जाम्पल है गैसियस मिक्सचर का, क्योंकि उसमें कई तरह की गैसेस प्रेजेंट है, केवल ऑक्सीजन थोड़ी ना प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। अब इन सभी की जो अमाउंट्स है वो वेरी कर सकती हैं, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। जो हमें ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी हमें, वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक, तो आसपास की हवा किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गई, गैसियस मिक्सचर का। तो अब हमने ऊपरी सतह से तो देख लिया कि प्योर, इम्प्योर और मिक्सचर, इनके बीच में अंतर क्या है। बट जो केमिस्ट हैं वो इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने बोला यार ऊपर से तो तुमने बोल दिया कि ये चीज प्योर, ये चीज इम्प्योर है, बट इसको अगर हम एकदम मॉलिक्यूलर लेवल तक, एटॉमिक लेवल तक, मतलब अगर तुम यूं मान लो अगर हम इनकी आत्मा में जाके देखें कि इनकी आत्मा कैसी है, शुद्ध है, अशुद्ध है, मिक्सचर है, कैसी है, तो केमिकली अगर हम देखें कि ये प्योर है या इम्प्योर है, तो वो कैसे हम इन्हें अलग अलग उसमें कैटेगराइज करेंगे। तो उसके लिए हमने निकाला हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, उन्हें हम दो कैटेगरीज में केमिकली क्लासिफाई करते हैं, विच इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो ऊपरी सतह से तो डिस्कस कर लिया था। अब प्योर सब्सटेंसेस को भी हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब केमिकली डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट इसकी जितनी ज़्यादा कैटेगरीज बढ़ती जाएंगी उतना ही हमारे लिए इसको डिफरेंशिएट करना कन्वीनियंट होता रहेगा, उतना ही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम एलिमेंट्स में। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारी एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और कोई आप बोलो जैसे हाइड्रोजन हो गया, नियॉन हो गया, तो ये कुछ ऐसे ही टोटल मिला के 118 एलिमेंट्स पूरी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। अब जो ये एलिमेंट्स हैं ये किसी भी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है, मतलब इससे ज़्यादा साफ, इससे ज़्यादा प्योर कुछ हो ही नहीं सकता।
अगर मैं सोडियम के 100 टुकड़े क्यों ना कर दूं, ठीक है, 100 टुकड़े करने के बाद भी अगर मैंने सबसे छोटा सोडियम उठा के देखा, वो सोडियम ही निकलेगा। अगर मैं आयरन को लेके कितना ही क्यों ना उसको हथौड़े से मार मार के तोड़ दूं, जो सबसे छोटा फॉर्म होगा आयरन का, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, वो आयरन का ही होगा। ऐसा नहीं वो कुछ और बन जाएगा, वो प्योरेस्ट ही रहेगा। ठीक है, अब प्योरेस्ट का क्या मतलब है कि जैसे सपोज आयरन का ही लेते हैं हम एग्जांपल, आयरन को हम Fe, इसका जो सिंबल है दैट इज Fe। ठीक है, अब आयरन को सपोज हम आयरन के एटम्स को हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, तो आयरन के जो एटम्स होंगे वो सभी सेम होंगे। अब जरूरी नहीं है रेड कलर का हो, मेरी चॉइस है रेड कलर लेना। तो जो ये एटम्स होंगे ये सभी सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में एक अलग ही ब्लू कलर का आ जाए अगर मैं कह दूंगी ये प्योर है। अगर आयरन एलिमेंट है तो जितने भी उसके आयरन के एटम्स होंगे सेम होंगे। सोडियम एलिमेंट है तो सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे, सेम शेप होगी, सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम साइज होगा, सब कुछ सेम रहेगा उनका। ठीक है, अब जैसे अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। अब कंपाउंड से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये इन्हें हम और थोड़ा सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सब टाइप्स बेसिकली जैसे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या ट्राई या टेट्रा एटॉमिक। तो वो देखते हैं एक बार, इसे थोड़ा स्पेस जनरेट करते हैं हम। मोनो एटॉमिक, अब मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें केवल एक एटम प्रेजेंट रहता है, जैसे जो अकेला है, जिसके साथ कोई भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये अकेले हैं, एक ही सोडियम है, एक ही पोटेशियम है, एक ही कैल्शियम है। बात करेंगे अगर डायटोमिक की, तो डायटोमिक हो गया जैसे H2, Cl2, F2। अब ये दो दो है दोनों हाइड्रोजन ही, ये भी एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, पर इन्होंने मिलकर एक डायटोमिक एलिमेंट बनाया है जिसे हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल में जरूरी नहीं कि दोनों ही अलग हो, सेम सेम का भी मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे ये H2 मॉलिक्यूल अगर हम समझाएं तो ये है एक हाइड्रोजन, ये है एक हाइड्रोजन, दोनों ने मिलके क्या बना लिया, H2। अब इस H2O को अगर मैं केमिकली देखूं, एटॉमिक लेवल पर बिल्कुल जाके देखूं, तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो पूरे स्ट्रक्चर की सेम ही रहेगी, हर एक एटम सेम ही रहेगा। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब जिनमें दो से ज्यादा होते हैं उन्हें हम कह देते हैं पॉली एटॉमिक। अब उसमें ट्राई भी आ जाते हैं 3 वाले, टेट्रा भी आ जाते हैं 4 वाले। पॉली एटॉमिक, जैसे कि P से होता है फॉस्फोरस, सो P4। जब 4 फॉस्फोरस एक साथ प्रेजेंट होंगे तो वो बनाएंगे P4। अब 8 सल्फर भी प्रेजेंट हो सकते हैं एक साथ, तो वो बनाएगा S8। तो वो एग्जाम्पल होगा एक पॉली एटॉमिक एलिमेंट का। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे कंपाउंड्स में। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, अब कंपाउंड्स में क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं वो कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है वाटर, H2O। अब इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन जो एक प्योर एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो अगेन एक प्योर एलिमेंट है, दोनों मिले और उन्होंने बना लिया वाटर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में अगेन क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है, इसमें 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, सो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमने पढ़ लिया। अब कॉमन कंफ्यूजन क्या आएगी बच्चे के दिमाग में कि मैम मिक्सचर्स भी प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं और कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं, तो इन दोनों के बीच में फिर फर्क क्या है। तो इनके बीच में डिफरेंस अभी हम देखते हैं।
अब कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। मिक्सचर पीछे हमने पढ़ा था भेलपुरी, अब भेलपुरी में हमने टमाटर डाले। अब जैसे किसी को अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है तो वो एक की जगह 4 टमाटर डाल देगा, किसी को कम पसंद है या जिसको पसंद ही नहीं है वो एक भी टमाटर नहीं डालेगा। तो मिक्सचर का कॉम्पोजिशन जो है वो वेरी करता रहता है, वो हम अपने हिसाब से, मतलब हम अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं उसको। अगर कोई थोड़ा अच्छा शॉपकीपर है तो वो दाल में कम कंकड़ डालेगा, जो थोड़ा ज़्यादा लालची है वो ज़्यादा कंकड़ डाल देगा। सो मिक्सचर को हम वेरी कर सकते हैं। वेर एज कंपाउंड्स में क्या है, अगर हमें वाटर बनाना है तो ऐसा नहीं कि हमने सोचा यार हमारे पास हाइड्रोजन कम पड़ रहा है तो एक काम कर लेते हैं 10 ऑक्सीजन ले लेते हैं और 2 हाइड्रोजन ले लेंगे, चलो पानी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वाटर बनना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर कॉम्पोजिशन में होना चाहिए। वाटर बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं हमें? 2। और कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है हमें? 1। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी वाटर बनेगा। ऐसा नहीं है रैंडमली कुछ भी हमने डाल दिया और वाटर बन गया, ठीक है। तो ये एक इनके बीच में डिफरेंस हो गया। अब दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो कंपाउंड्स हैं वो प्योर है और मिक्सचर्स जो हैं वो प्योर नहीं है, तो उन्हें हम इम्प्योर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड्स में क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट है, ये हमने देख लिया, और मिक्सचर्स में किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकता है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये हमेशा होमोजीनियस होते हैं। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है वो हम मिक्सचर्स में देखेंगे। होमो शब्द का क्या मतलब होता है? होमो मीन्स सेम, ठीक। और हेटेरो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। अब होमोजीनियस का सबसे इजी एग्जाम्पल होगा, जैसे सपोज आपने पानी में नमक मिला दिया और नींबू मिला दिया, अच्छा सा नींबू पानी बना लिया आपने अपने लिए। जब आप नींबू पानी पियोगे तो ऐसा नहीं होगा ना कि किसी एक घूंट में वो बिल्कुल ही फीका रहा, सिर्फ पानी का टेस्ट आया, और दूसरे घूंट में वाह भाई चीनी का भी स्वाद आ रहा है, इसमें तो नींबू का भी स्वाद आ रहा है। पूरा जो कॉम्पोजिशन है उसका वो सेम रहेगा। अगर बेकार बना है तो वो पूरा बेकार होगा, और अच्छा बना है तो वो पूरा ही अच्छा होगा। जैसे सपोज रूह अफ़ज़ा का एग्जाम्पल ले लो। दूध में जब हम रूह अफ़ज़ा डालते हैं तो जो पिंक कलर होता है रूह अफ़ज़ा का दूध में, वो पूरा सेम ही होता है ना। ऐसा नहीं होता ना कि ऊपर डार्क पिंक है, नीचे लाइट पिंक है और बिल्कुल नीचे बेबी पिंक आ गया। जो कलर है, कॉम्पोजिशन है, जिस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पूरे उसमें पूरे तुम्हारे जो भी सोल्यूशन तुमने बनाया, सब्सटेंस तुमने बनाया है, उसमें कांस्टेंट रहता है, वो वेरी नहीं करता है। सो होमोजीनियस को हम क्या कह सकते हैं? जिसमें ऑल थ्रू आउट द सोल्यूशन या ऑल थ्रू आउट द सॉलिड, ऑल थ्रू आउट द लिक्विड सेम कॉम्पोजिशन रहता हो। अब वेर एज हेट्रोजीनियस, अब हेट्रोजीनियस में हम कुछ भी ले सकते हैं। हेट्रोजीनियस जैसे सपोज बादल ही ले लो तुम। कभी कभी क्या होता है, आसमान में बादल कहीं पे ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं, कहीं एकदम साफ होता है, कहीं एकदम काले बादल होते हैं। तो वो अलग अलग कॉम्पोजिशन होगी ना उसकी। ऐसा नहीं है कि पूरे ही आसमान में सेम तरह के बादल है, तो वो डिफरेंट हो गए, ठीक। तो एक तो एग्जाम्पल इसका हमने क्या लिख दिया, स्काई। और इसका क्या एग्जाम्पल ले सकते हो तुम, जैसे सपोज हमने ऑरेंज ली, ठीक है। ऑरेंज का हमने जूस बनाया। अब क्या होता है, जो ऑरेंज में पल्प होता है, जो उसका जो थोड़ा थिक पार्ट होता है, वो ऊपर तैरता रहता है और नीचे सिर्फ लिक्विड पार्ट रहता है। अब इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री सेट होगी कि हाँ भाई जो सॉलिड पार्ट है उसका, जो पल्पी पार्ट है वो ऊपर है और नीचे केवल लिक्विड है। तो ये तो अगेन कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी, ऊपर थोड़ा सॉलिड पार्ट, नीचे पूरा लिक्विड पार्ट। तो इस ऑरेंज जूस को भी हम एज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस ले सकते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल, जैसे कि सपोज आपने नमक लिया, मिट्टी ली और पानी लिया, दोनों को अच्छे से खूब देर तक घोलते रहे घोलते रहे घोलते रहे। तो क्या हुआ, जो नमक है वो तो पूरा घुल गया, उसमें नमक अलग नहीं दिख रहा है हमको। वेर एज जो मड है वो उसमें थोड़ी सस्पेंडेड सी रहती है, कुछ जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। सो मड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर का, क्योंकि इसमें कॉम्पोजिशन जो है वो डिफरेंट है। तो खेल है सारा कॉम्पोजिशन का, इसमें सेम कॉम्पोजिशन होती है और इसमें डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इनमें से कौन सा एक प्योर सब्सटेंस है और कौन सा मिक्सचर है।
तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, एयर। अब एयर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और छोटी छोटी क्वांटिटीज और फर्दर गैसेस की प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है ये एक मिक्सचर होगा। और मिक्सचर भी कैसा मिक्सचर होगा, दो तरह के मिक्सचर पढ़े हैं ना हमने, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो ये कैसा होगा, एक हेटेरोजीनियस। अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है, सॉरी होमोजीनियस होगा ये, होमोजीनियस जो कॉम्पोजिशन होगी वो सेम सेम सी होगी, होमोजीनियस। अब बात करते हैं हम डायमंड की। अब डायमंड किससे बना है, कार्बन एलिमेंट जो है जब उसको बहुत सालों तक एक हाई प्रेशर के अंदर दबा के रखते हैं हम, काफ़ी साल तक, लाइक 100,000 साल तक दबा के रखते हैं, तब जाके डायमंड बनता है। बट होता उसके अंदर केवल और केवल कार्बन है। अब केवल कार्बन, केवल यानी कि ओनली कार्बन प्रेजेंट रहता है, मतलब प्योर होगा ये, तो ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस। अब कार्बन का एक और एग्जांपल लेते हैं, जो आपकी पेंसिल की नोक होती है वो किससे बनी है, ग्रेफाइट से। अब ग्रेफाइट जो है वो अगेन कार्बन का ही एक कंपाउंड है, सो दैट इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। ब्रास। अब ब्रास क्या है, ब्रास है एक अलॉय। अलॉयज क्या होते हैं, जब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ कंबाइन करता है तो वो एक अलॉय फॉर्म करता है। सो ब्रास को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पीतल। पीतल जिसके बर्तन बनते हैं, थाली बनती है, कटोरी, ये सब बनती है इसकी। ठीक है, सो ब्रास इज एन अलॉय। अब इसमें क्या होता है, कॉपर एक एलिमेंट है अगेन, एंड जिंक। आउट ऑफ दोज 118 एलिमेंट्स, ये दो एलिमेंट्स हैं जो मिलके ब्रास फॉर्म करते हैं। अब अगेन इसमें ना ही केवल कॉपर प्रेजेंट है, ना ही केवल जिंक प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक मिक्सचर है। और मिक्सचर भी कैसा, हेटेरोजीनियस, क्योंकि इनका जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है, 80-40, 70-30, ऐसा 50-50 नहीं प्रेजेंट है ये। सो मिक्सचर क्या है, हेटेरोजीनियस। ठीक है, अब 22 कैरेट गोल्ड। अब जो 22 कैरेट गोल्ड होता है वही हम कॉमनली यूज करते हैं, हमारे जितने भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं उन्हें बनाने में, बट वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज अ मिक्सचर। उसके अंदर थोड़ी बहुत किसी ना किसी चीज़ की, जैसे सपोज सिल्वर की या थोड़ी सी प्लैटिनम की, इनकी थोड़ी सी मिलावट होती है उसमें, वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता। तो यहाँ लिखते हैं मिक्सचर। अब आता है हमारा 24 कैरेट गोल्ड। नाउ 24 कैरेट गोल्ड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। ये इतना प्योर होता है कि इससे हम कोई ऑर्नामेंट बना ही नहीं सकते, बनाएंगे तो ये इतना सॉफ्ट होता है कि छूते ही टूट जाएगा। सो 24 कैरेट गोल्ड यहाँ लिखते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक, अब सल्फर। अब सल्फर क्या है, एक एलिमेंट। सल्फर में जितने भी इसके सपोज ब्लैक कलर के एटम्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो सारे एटम्स क्या होंगे, सेम, क्योंकि एलिमेंट के सभी एटम्स सेम होते हैं। तो सल्फर क्या हुआ, एक प्योर सब्सटेंस, और ये क्या है, एक एलिमेंट। ठीक है, तो ये सभी क्लियर है आप सबको। तो अब कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो मान के चलो आपने दो चाइना डिश ली। अब चाइना डिश कुछ नहीं है, ये लैब्स में यूज होने वाली कटोरियां हैं। ठीक है, ये है आपकी एक चाइना डिश ए, ये है आपकी दूसरी चाइना डिश बी। ठीक है, दोनों में सेम ही चीज ली। आपने लिया 5 ग्राम आयरन और 3 ग्राम सल्फर। ठीक है, तो पहली कटोरी को ऐसे का ऐसा रखा, दूसरी कटोरी से आपने थोड़ा सा आयरन और सल्फर का मिक्सचर लिया और उसे डाल दिया एक टेस्ट ट्यूब में। ये सपोज मिक्सचर है आपका। ठीक है, उसके बाद फिर उसको किया आपने
हीट, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, यहाँ पे नीचे आपने बर्नर रखा और उसको हीट किया। हीट को थोड़ा ऐसे शो करते हैं हम। हीट किया, उसको रेड हॉट होने तक हीट किया, मतलब इतना कि वो बिल्कुल ही गर्म हो जाए, कि पकड़ी ना जाए, इतना जोरों से हमने उसको हीट किया। उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक ब्लैक कलर का मास बना, एक ब्लैक कलर का मास बना। जैसे ये रही हमारी टेस्ट ट्यूब और इसमें बना एक ब्लैक कलर का मास, और जो पहली कटोरी थी उसको एज इट इज रखा, उसको हमने नहीं छेड़ा। फिर हम क्या लाए, सबसे पहला हमारा जो था टेस्ट करने का, दैट वाज मैग्नेट। ठीक है, सो हमने मैग्नेट को लिया और पहली कटोरी के ऊपर हमने फेरा, जिसमें आयरन और सल्फर ऐसे ही पड़े हुए थे, बिल्कुल नहीं छेड़ा हमने उसे। तो क्या हुआ, मैग्नेट की तरफ आयरन जो है वो अट्रैक्ट होने लगा, बिकॉज जाहिर सी बात है मैग्नेट की तरफ लोहा तो अट्रैक्ट होता है। सो कटोरी में जितना भी आयरन प्रेजेंट था वो सभी उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया और बच गया सिर्फ सल्फर। अब जो ये ब्लैक मास था इसको हमने टेस्ट ट्यूब से निकाला और वापस से इस बी वाली कटोरी में हमने डाला। अब इसके ऊपर जब हमने मैग्नेट को फेरा तो कुछ भी इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, मैग्नेट पे कुछ भी नहीं आ पाया। हमने बोला ठीक है, अब अपना दूसरा यंत्र देखते हैं। तो हमने डाला उसमें कार्बन सल्फाइड, लिक्विड कार्बन सल्फाइड। ये कलरलेस लिक्विड होता है जो हम कई सारे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने डाला हमारा जो ये पहली चाइना डिश वाला वो था, सल्फर और आयरन का मिक्सचर, वो हमने डाला उसमें और कार्बन सल्फाइड के साथ, और उसको खूब देर तक हमने शेक किया। ठीक है, शेक करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सल्फर था वो येलो कलर का था। तो जो वो येलो कलर था वो पूरा का पूरा गायब हो चुका था। यहाँ लिखते हैं क्या ऑब्जर्व किया हमने, दी येलो कलर ऑफ सल्फर डिसअपियर्ड, गायब हो गया वो। हमने बोला ठीक है, दूसरे के साथ करके देखते। अब जो उस बी वाली कटोरी में ब्लैक मास प्रेजेंट था उसको हमने डाला टेस्ट ट्यूब में, उसमें फिर लिक्विड कार्बन सल्फाइड डाला हमने, उसको भी हमने खूब देर तक शेक किया। अब शेक करने के बाद उसमें तो कोई भी रिएक्शन नहीं मिला हमें। तो ये था ए कटोरी का, ये है बी कटोरी का। ये किसके साथ था, कार्बन सल्फाइड, CS2 लिखते हैं कार्बन सल्फाइड को। तो ए में येलो कलर था, जो येलो कलर सल्फर था वो डिसअपियर हो गया। बी में क्या हुआ, कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, नो रिएक्शन। हमने बोला ठीक है, एक और करके देख लेते हैं। तो हम लाए डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl से जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज इससे बर्न्स हो जाते हैं और अगर गलती से आंख में चला गया तो बस तो फिर अंधे ही हो जाओगे। ठीक है, तो हम डाइल्यूट HCl लेके आए लिक्विड, और हमने कुछ ड्रॉप्स ली और उसकी डाल दी हमने पहले एक बीकर में। उस बीकर में फिर थोड़ा सा ध्यान से हमने डाला जो हमारा पहली कटोरी में वो रखा हुआ था आयरन और सल्फर का मिक्सचर। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक कलरलेस और ओडरलेस गैस उसमें से निकल रही। अब गैस आती हुई तो दिखेगी नहीं हमें, तो हमें ब्रिस्क एफरवेसेंस आता हुआ दिखा। अब ब्रिस्क एफरवेसेंस कैसे समझ सकते हैं हम, जैसे सपोज पेप्सी की बॉटल या कोक की बॉटल होती है, उसको जब हम खोलते हैं तो उसके साथ पे एकदम से थोड़ी सी आवाज़ ही नहीं आती, एक थोड़ी एफरवेसेंस टाइप में निकलती है, उसमें थोड़े से बुलबुले उठते हैं, थोड़ी सी गैस बाहर निकलती है। सो उसको हम कहते हैं एक एफरवेसेंस बाहर निकली उसमें से। तो ऐसे ही अब एक गैस आती नहीं दिखती हमें कभी भी जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हमें बस एक ब्रिस्क एफरवेसेंस टाइप का दिखा इसका। तो हमने फिर क्या ऑब्जर्व किया जब उस गैस का हमने टेस्ट किया कि जो वो गैस थी वो थी हाइड्रोजन। तो यहाँ लिखते हैं ए के साथ हमें मिला ब्रिस्क एफरवेसेंस एंड गैस थी हाइड्रोजन। ठीक है, अब यही सेम चीज हमने बी के साथ भी की कि भाई देखते हैं वो जो ब्लैक मास है जब उसमें हम डाइल्यूट HCl डालेंगे तो क्या होगा। सो उसमें जब हमने डाइल्यूट HCl डाला तो एक बड़ी ही गंदी, जैसे सड़े हुए अंडे की स्मेल नहीं होती, कि रॉटन एग स्मेल, हमें वैसी स्मेल आई। सो उसके बाद जब हमने उसकी स्टडी की तो हमें पता चला कि वो गैस थी हाइड्रोजन सल्फाइड। सो उसकी कैसी स्मेल होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना, एक रॉटन एग स्मेल। और क्या नाम था उस गैस का,
हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला है H2S। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और एक सल्फर है। अब ये तो थी हमारी ऑब्जर्वेशन। फिर हम किस कंक्लूजन तक पहुंचे? तो हमारा कंक्लूजन क्या था कि अगेन वापस से दोनों कटोरियों के इमेजिन करते हैं। पहली कटोरी में क्या था? केवल, देखो पहली कटोरी में था केवल सल्फर, सॉरी यहाँ लिखा है आयरन और सल्फर। अब दूसरी कटोरी में हमने क्या डाल दिया था? ब्लैक मास। तो इसको यहाँ पे डाल देते एक ब्लैक मास। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन भूल जाओ, जो बाद में ब्लैक मास बनने के बाद की बात करेंगे अब हम। तो पहली कटोरी में था केवल आयरन और सल्फर, दूसरी में था एक दैट ब्लैक मास। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मैग्नेट की तरफ आयरन इसलिए अट्रैक्ट हुआ क्योंकि इसमें आयरन और सल्फर जो थे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं हुए थे, वो बस मिक्सचर के फॉर्म में ऐसे ही पड़े हुए थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म किया था, उन्होंने अपना कॉम्पोजिशन नहीं चेंज किया था। वेराज इसमें ब्लैक मास फॉर्म हो गया, मतलब आयरन और सल्फर एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर चुके हैं और उन्होंने एक टोटली नया कंपाउंड फॉर्म कर लिया है। अब इस नए कंपाउंड में ना ही आयरन की प्रॉपर्टीज रही ना ही सल्फर की प्रॉपर्टीज रही, वो दोनों खत्म। अभी अपने आप में एक नया कंपाउंड बन चुका है। तो इसीलिए इसमें आयरन था तो आयरन तो अट्रैक्ट हो गया, बट इसमें आयरन तो बचा ही नहीं, तो इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या हुआ था? दूसरे में हमने क्या डाला था? कार्बन सल्फाइड। तो ए में येलो कलर जो था उसका वो डिसअपियर कैसे हुआ? बिकॉज ए में आयरन और सल्फर की अपनी एक अलग आइडेंटिटी थी, उनका एक अपनी अलग पहचान थी। तो आयरन जो है वो कार्बन सल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट सल्फर जो था उसने तो कार्बन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर लिया और एक अलग नया प्रोडक्ट बना लिया। तो इस वजह से उसका जो कॉम्पोजिशन थी वो चेंज हो गई, तो इसलिए उसका येलो कलर भी डिसअपियर हो गया। वेराज दूसरे में नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। अगेन द सेम रीजन, जब आयरन और सल्फर बचे ही नहीं, वो एक अलग ही कंपाउंड बन चुका है, तो उसमें सल्फर रिएक्ट कैसे करेगा कार्बन सल्फाइड के साथ? तो इसलिए उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। अब दूसरे केस में हमने क्या देखा? एक ब्रिस्क एफरवेसेंस निकली हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, सो उसमें क्या हुआ कि जब आयरन और सल्फर वो एक दूसरे के साथ उन्होंने रिएक्ट किया, तो सॉरी आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब उन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया तो उन्होंने बनाया आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ रिएक्शन लिखते हैं हम, आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लिखते हैं HCl। तो इन्होंने हमें क्या दिया? आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब दूसरे में क्या वो रॉटन एग स्मेल क्या थी? अगेन जब हमने रिएक्ट किया उस ब्लैक मास को और डाइल्यूट HCl को, तो क्या बना? यहाँ लिखते हैं आयरन सल्फाइड, जो वो ब्लैक मास था दैट वाज आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड प्लस HCl मिलके बनाते हैं आयरन क्लोराइड प्लस द रॉटन एग स्मेल वाली गैस विच इज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस बेसिस पे हमने मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंशिएट कर लिया कि जो मिक्सचर है वो एक दूसरे के साथ केवल फिजिकली मिले हुए होते, उनके बीच में किसी भी तरह का बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है और उन्हें हम फिजिकल मेथड्स से भी सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इसमें मैग्नेट से सेपरेट कर दिया था उसे, वेराज कंपाउंड में बॉन्ड्स बन चुके होते हैं, टोटली नया प्रोडक्ट बन चुका होता है, उसे हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो इसी रीजन से जो ये ब्लैक मास आयरन सल्फाइड फॉर्म हो गया था, इसे हम मैग्नेट से सेपरेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस थे कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के, और अभी हमने पढ़ा कि प्योर इम्प्योर इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अब इस चैप्टर को हम फर्दर आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए थैंक यू।